नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको कई मुद्दों पर देश के कई इलाकों से ऐसे वीडियो दिखवाएंगे जहां पर मोदी की कुर्सियां खाली हैं। वहीं कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं इमरान प्रतापगढ़ी, प्रियंका गांधी और दूसरा और भी कई नेता हैं जिनकी सभा में भारी मात्रा में भीड़ जुटी हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हैं वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के ऊपर हैं। आमतौर पर लोग उठ कर बाहर जा रहे हैं, लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी चीज़ को देखते हुए नरेंद्र मोदी कूल फजूल कई बारी गलत बयानी कर चुके हैं और उनके ये गलत बयानी वाले वीडियो वायरल होने लगे हैं। उन्होंने कर्नाटक की जनता को गाली दी और उनको पाप करने वाली जनता बताया। तो इस तरह से लोगों ने उस वीडियो को वायरल किया है, लोगों ने शेयर किया है। ये चीज़ें सारी पहले हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको फिर बात करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर वीडियो को देखें। कितनी खाली कुर्सियां पड़ी हुई, खाली ही पड़ी है। कभी पीएम मोदी रैली को संबोधित करते हैं और लोग उठकर जाने लगते हैं। आपने देखा प्रतापगढ़ी की सभा, रहते हैं प्रियंका गांधी की सभा, ये मोदी की सभा है। हम पैरेलल आपको अध्ययन करा रहे हैं कि रैलियों में ये कर्नाटक की रैली है, लोग उठकर चले जा रहे हैं। राज्य के लोगों को लेकर ऐसा बयान दिया है कि बवाल मच गया है। पहले पीएम मोदी का बयान सुनिए। ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है। तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए। ये जो वीडियो है वो शेयर किया है कांग्रेस नेता लालजी देसाई ने और उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस की तुच्छ मानसिकता देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की जनता को पापी कहकर बुला रहा है, क्योंकि पहले विधानसभा चुनावों में जनता ने बीजेपी को नकार दिया था। मोदी जी के हिसाब से अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया मतलब मोदी के मुंह से कुछ भी निकल जाता है या फिर पापी हो। शर्मनाक और निंदनीय। ये वीडियो शेयर करते हुए इस बयान को निंदनीय बताया गया। तो ये वीडियो जो आपने देखी और ये वही महाराष्ट्र है जहाँ पर रातों रात विपक्ष की तरफ लिखा है कि पुणे में मोदी ने 3 लोकसभा क्षेत्र से लोग बुलाए थे। पब्लिक ने जवाब दे दिया कि वो इंडिया के साथ है, एंटी इंडिया लोगों के साथ नहीं। लेकिन आज सवाल ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अभिवंदन, नारी शक्ति, महिला सम्मान, ये सब बातें फर्जी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि स्टेज पर खड़े हुए उनके बगल के इस व्यक्ति ने, उनके साझा उम्मीदवार ने क्या किया वो सब जानते थे और उसके बाद भी उम्मीदवार बनाया। इमरान प्रतापगढ़ी का ये भाषण, तूफानी भाषण हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सुनिए, उसके बाद फिर बात करते हैं।
पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है, क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, चाहे परिवार में कितने भी लोग कमाने निकले पूरा नहीं होता। तो इस संविधान में अगर आपको कुछ दिया है तो ये जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो दिया है। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। कभी सोचा है आपने कि आपको बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है? आप जीवन क्या जी रहे हैं? उनको कैसे मालूम होगा कि आपकी परिस्थितियाँ क्या है? आपके बीच में आते नहीं है। अहंकार की परंपरा नहीं है। हमारे देश की जो परंपरा है महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेताओं की जो यही रही है कि जनता सर्वोपरि है। महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, चाहे परिवार में कितने भी लोग कमाने निकले पूरा नहीं होता। जब त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, बच्चों की फीस भरनी पड़ती है या कोई बीमार पड़ जाता है, उसका इलाज करना पड़ता है, तो मुश्किलें ही मुश्किलें लगती है सामने। और आजकल देश में जो आम आदमी है उसके लिए जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है। हर स्तर पर परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जैसे आप खास तौर से अपने समाज को देखें तो आपकी एक जल जंगल जमीन की एक संस्कृति है। मेरी दादी जी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि उनके दिल में सबसे ज्यादा आदर आपकी संस्कृति के लिए इसलिए था क्योंकि आपकी संस्कृति में चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो, उसे बहुत आदर से, प्रकृति को बहुत आदर से और प्रकृति के जो खुद की जो प्रकृति के नियम थे उनका आदर करते हुए आपने अपने जीवन में नियम बनाए। तो दादी जी हमेशा कहती थी कि सबसे ज्यादा वह आदिवासी संस्कृति का आदर करती थी। इसीलिए जब देश स्वतंत्र हुआ और जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान में खास तौर से सबको समान अधिकार मिला, ताकि चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे छोटा सा किसान हो कहीं, चाहे अपना कोई कारोबार करता हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस करता हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या कोई रईस आदमी हो, सबका एक समान अधिकार इस संविधान ने हमें दिया। और इस संविधान को बनाने के लिए, हमारी आज़ादी के लिए हमारे बड़े बड़े महापुरुष लड़े। तो इस संविधान ने अगर आपको कुछ दिया है तो ये जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो दिया है, वोट का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, आरक्षण का अधिकार दिया है। अब आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला, एक पुराना तरीका है। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो,
उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमज़ोर करने का काम नहीं किया है। और जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो लोकतंत्र को बचाते हैं, जो आपको बचाते हैं, आपके अधिकारों को बचाते हैं, उनको कमज़ोर किया है। चाहे आप मीडिया को लीजिए, एक ज़माने में जब हम लोगों की सरकार होती थी तो मीडिया हर रोज़ हमसे सवाल उठाती थी, हर रोज़ कहती थी कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए। किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं डाला, किसी ने उनका मुंह बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया बिकी हुई है, पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है। आपको सच्चाई दिखती नहीं है, तो आपको कौन सी सच्चाई दिख रही है? दो अलग सच्चाइयां हैं। एक तो आपको दिख रहा है कि जो टीवी पे दिखता है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सब चमकीला सुंदर दिखता है। कभी G20 की बात होती है, कभी किसी और चीज़ की बात होती है। जब भी मोदी जी दिखते हैं और अकेले मंच पर, उनसे ये आपको पता चलता है कि कितने एक इंसान की कितनी सत्ता है, कितने बड़े नेता बन गए, यही बताया जाता है। दूसरी तरफ आपका जीवन, दूसरी तरफ आपके संघर्ष, दूसरी तरफ आप दुकान जाते हैं, मेरी बहनें जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, सब परिवार में सब काम कर रहे हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, कहीं ना कहीं से नौकरी तो मिल नहीं रही है, जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से कमाई कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। और टीवी में आपको क्या दिखता है? सब सुंदर, सब चमकीला। आज सबसे आसान हो गया है आदिवासियों की जमीन छीननी, जंगल छीनने, नदी से जो नदी के साथ में लगी हुई जमीन है उसको छीनना। हिंसा हो गई है बहुत आपके समाज के साथ, बच्चियों की तस्करी होती है, आपका उत्पीड़न होता है, कोई कुछ नहीं कहता। जगह जगह जहाँ इनकी सरकारें हैं, अत्याचार होते हैं आप पे, आप देखते होंगे, हमने भी देखे, वीडियो पे कभी कभी निकल आते हैं। किसी ने कुछ किया नहीं इसको रोकने के लिए, कोई आपका साथ नहीं देता, आपकी सुनवाई नहीं करता। तो ये आज पूरे भारत में आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। तो सब जितने भाषण दे गए सब बराबर हो जाएंगे। और यहाँ हमारे जिले के बहुत नेता हैं जो भाजपा से जीत कर गए हैं, वो गांव-गांव डोल रहे हैं, कोई चावल बांट रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कसम खा रहा है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस लोकसभा भाजपा को लगा बहुत तगड़ा झटका, रद्द हो गया भाजपा प्रत्याशी का नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान कल संपन्न हो चुका है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, जहां बीरभूम संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवाशीष धर। किस आधार पे आपने मुझे गिरफ्तार किया? समन की बात। अब ये समन पे आ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मैं अब समन पे आ रहा हूँ, सेक्शन 50 पे आ गए। देखिए अभी 50 की बात, ये सेक्शन पहले भी दोस्तों मैं बता रहा था कि सेक्शन 19 पे आए थे, सेक्शन 3 पे आए, अब सेक्शन 50 पे आ रहे हैं। सेक्शन 50 क्या है? सेक्शन 50 ये है कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो लिखित रूप में आपको जवाब बताना पड़ेगा कि हमने आपको गिरफ्तार क्यों किया, आपके ऊपर ये आरोप था। और जब आरोप आप साबित करते हैं तो सेक्शन 19 जाता है, यानी 19 के आधार पे ये मिलता है कि किसी को गिरफ्तार करने से पहले आपके पास साक्ष्य हो, यानी कुछ प्रूफ हो। वो प्रूफ अगर है तो उस प्रूफ के साथ आप सेक्शन 50 के तहत उस आदमी को देंगे और कहेंगे कि ये लीजिए, इस प्रूफ के आधार पे हम आपको गिरफ्तार करते हैं। तुरंत उसी समय आपको उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, चाहे परिवार में कितने भी लोग हमारे पूरी मीडिया। आपने देखा नरेंद्र मोदी की सभाओं से लोग उठ के जा रहे हैं और कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं,
वहीं इमरान प्रतापगढ़ी की जो सभा थी उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ दिखाई दे रही थी, आपने देखा होगा। और इमरान प्रतापगढ़ी इतने भावुक थे, इतने खुश थे कि भीड़ को देख करके नेचुरल है, स्वाभाविक बात जो होती है वो है, नेता के लिए भीड़ ही सर्व सम्मान होता है उसके लिए, उस भीड़ से बड़ा उसके लिए कोई कुछ नहीं होता। भीड़ से बढ़कर तो उसका खुद का नेता नहीं होता, उसको सुनने के लिए भीड़ आई है और उसे सुन रही है। बाकायदे तालियों की गड़गड़ाहट, बाकायदे तालियां बज रही हैं चारों तरफ। तो ये हाल है प्रियंका गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी की सभाओं का। वहीं मैं समझता हूँ कि अभी अमेठी से राहुल गांधी पर्चा भरने की तैयारी में है, उनकी टीम वहाँ पहुँच चुकी है और मैं समझता हूँ कि जो टीम है वो पूरी तैयारी में लगी हुई है। पर्चा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद केवल दस्तखत करने के लिए राहुल गांधी पहले आएंगे और उसके बाद फिर शायद रोड शो होगा। तो ये इस बात की तैयारी चल रही है। वहीं कल हमने देखा जो उनकी विरोध में जो भाजपा की प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी, उनकी सभा में कोई ज़्यादा जलवा दिखाई नहीं दिया। अब इस दोनों चीज़ों का हम पैरेलल अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि वायनाड में देखा होगा आपने राहुल गांधी का कितना लंबा काफिला था, किलोमीटरों में उनके पीछे चलने वाले, आगे चलने वाले लोग थे और तब उस दौर में उन्होंने पर्चा दाखिल किया था वायनाड में। आज कल जब स्मृति ईरानी ने पर्चा दाखिल किया तो यादव, जो उत्तर प्रदेश की यादव समुदाय है, उसको लुभाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को उनके साथ लाया गया। लेकिन फिर भी यादव मोहन यादव की किसी अपील के झांसे में नहीं आए और भीड़ नाम मात्र की थी। जैसे एक नेता होता है नॉर्मली 100-250 आदमी उनके आए दाएं बाएं चल रहे थे। अब एक चीज़ और समझने की है, वो ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्मृति ईरानी की स्थिति को देखते हुए और उनके जो मुंहफट बोले जो बयान होते हैं उनके चलते तमाम लोगों में नाराज़गी है और इसी के चलते शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। अन्यथा आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद महिलाओं में यदि कोई उनके साथ सक्रिय हैं और प्रभावशाली नेता हैं तो वो स्मृति ईरानी हैं। और ऐसी महिला नेता के सम्मान में या उनकी सहायता के लिए योगी आदित्यनाथ उनका पर्चा दाखिल कराने नहीं आए तो ये भी एक सोचने का बड़ा विषय है। इसके माने ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से भीतर दो फाड़ में है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेमा। इस मामले में नेचुरल जो बातें हैं वो ये हैं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के सबसे ज़्यादा करीबी हैं। नरेंद्र मोदी के साथ के जो चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं वो भी नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी के साथ में किसी और का दखल हो। हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं वो स्मृति ईरानी को भी नहीं चाहते कि वो ज़्यादा नज़दीकी मोदी जी के साथ में हो। तो इसी तरह से योगी और अमित शाह के बीच तो खटपट रहती ही है, विचारों की तो नहीं, लेकिन जो प्रभुत्व की खटपट है वो रहती है, वो साफ दिखाई देती है। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एक इस समय की स्थिति में सबसे प्रबल और मैं समझता हूँ कि लोग प्रिय नेता माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत उनको पसंद करती है, यूथ उनके साथ रहता है, क्योंकि उनके जो काम हैं कुछ दूसरे टाइप के हैं, बुलडोजर और ये इस टाइप की चीज़ों से उन्होंने जनता के बीच काफ़ी अपना प्रभाव जमाया है। दूसरा, हिंदू मुस्लिम का कार्ड भी कभी कभी खेला जाता है उनके उस रजीम के दौरान, तो ये भी लोग, भारतीय जनता पार्टी इस बात को पसंद करती है। और मोदी चूँकि अब उनकी उम्र भी है और वो 2 बार
प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 18-19 साल तक वो गुजरात के सीएम रह चुके हैं, तो उनका जो राजनीतिक प्रभाव है वो पूरा हो चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने और आरएसएस भी अंदर खाने अब किसी एक अच्छे और धाकड़ प्रभावशाली नेता को आगे करना चाहती है। उनमें मैं समझता हूँ गडकरी एक सीधे साधे नेता हैं, लेकिन योगी थोड़े से धाकड़ नेता माने जाते हैं, तो उनको आगे करने की कोशिश कर रही है। इसी चक्कर में ये सारी चीज़ें हम आपको एक कंपाउंड बना करके, मतलब एक अच्छा सा वीडियो बना करके दिखा रहे हैं कि किसका कहाँ पर क्या प्रभाव है। इसीलिए हमने यहाँ पर कांग्रेस के कई वीडियोस हम लिए हैं और उसके बाद मोदी की 1-2 सभाओं का वीडियो भी लिया है। दूसरी बात, इस समय तीसरे चरण की तैयारी चल रही है चुनाव की। अचानक से कर्नाटक के जो रहने वाले HD देवगौड़ा हैं, उनके पोते के ऊपर जो आरोप हैं, करीब 2600-2700 के आसपास जो वीडियो हैं महिलाओं के साथ, हिंसक वीडियो हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस हमलावर हो गई है। खास तौर पर प्रियंका गांधी सबसे तेज और धाकड़ भाषण दे रही हैं इस बात पर, और उनको खटगरे में खड़ा कर रही हैं कि आज यदि कोई कांग्रेस का नेता होता तो मैं समझता हूँ देश में आग लग गई होती। लेकिन उनका सहयोगी NDA का जो दल है, जनता दल एस, तो उसको लेकर के अभी तक नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के किसी नेता ने अब तक बयान नहीं दिया है। तो आपको ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा? हमने बड़ी भारी कोशिश करके इकट्ठा करने की कोशिश की है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने, मैं समझता हूँ, अंत तक ज़रूर देखा होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं RV सिंह यादव।